गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। इसकी जो शुरुआत की थी, जो इसको कॉन्सेप्ट दिया था, वो जॉन मैक्सवेल ने दिया था। पहले कुछ बातें जान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। ये कुछ मैंने 3 पॉइंट दिए हुए हैं। चार्ज एट रेस्ट इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक्सीलरेटेड चार्ज इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझने की कोशिश करो मतलब क्या है इसका। हमारे पास एक चार्ज होता है जिसको हम पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू बोल सकते हैं, प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज। जो भी कोई चार्ज होता है उसके बारे में ध्यान से देखो। अगर एक चार्ज रेस्ट पे रखा हो तो इससे कुछ लाइंस बाहर निकलती हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये हमेशा पॉजिटिव से तो बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर आती हैं। ठीक है, इसके अंदर आएंगी तो पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव के अंदर आती हैं। तो अगर एक चार्ज खाली रेस्ट पे रखा हुआ है तो इससे जो फील्ड जनरेट होता है चारों तरफ इसके, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अगर यही चार्ज मूव करना शुरू कर दे, यही चार्ज v वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे, तो ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा रहेगा। साथ में एक और फील्ड आ जाता है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको कैसे रिलेट करेंगे? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर एक करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर करंट जा रहा है I, तो चारों तरफ उसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता था। चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, साथ में कौन सा नया फील्ड आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि अगर एक चार्ज रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, ऐसे नहीं। सिर्फ करंट के साथ आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। ठीक है। और यहाँ पर जो चार्ज मूव कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है। क्या है उसकी वेलोसिटी? कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं है उसके अंदर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है आपको? वेलोसिटी बाय टाइम, या आप इसको स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं, dv/dt। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0। यहाँ पर चार्ज एक्सेलरेटेड नहीं है, लेकिन अगर इसी चार्ज को हम एक्सेलरेट कर दें तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज जो होगा हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, एक्सेलरेटेड चार्ज, ये 3 चीज़ें प्रोड्यूस करेगा: इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ध्यान से सुनो क्या होती है। एक ऐसी वेव, मान लो आपके पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है ये एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। वेव कुछ ऐसी होती है। इस वेव का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं ट्रफ, TROUGH। ठीक है, वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है x एक्सिस पे, ऐसे ट्रैवल कर रहा है x एक्सिस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे E के साथ, E से डिनोट कर देता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा x एक्सिस पे है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड वो आ जाएगा आपका y एक्सिस पे। एक बात याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं B से। ये आपको 12th क्लास की मैग्नेटिज्म में पढ़ना पड़ेगा, तब तक के लिए जान के रखो। वैसे 10th क्लास में भी B के बारे में दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। आपको बताइए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वाई एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और ये खुद वेव किस तरफ जा रही हो? जेड की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ जा रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड वाई की तरफ जा रहा हो, और ये पूरी की जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, ये खुद कहाँ जा रहा हो? जेड एक्सिस की तरफ जा रहा हो। इस तरह की वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने जो आज तक स्पेक्ट्रम पढ़ा है विबग्योर नाम का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पढ़ा है ना? रेड के आगे होता है इंफ्रारेड,
वायलेट से पहले होता है अल्ट्रा वायलेट, इससे पहले एक्सरे होता है, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी जो आपने कलर देखते हो, जितनी भी किरणें आप देखते हो, अपनी आसपास की रोशनी देखते हो, ये सारी माइक्रोवेव के अंदर जो रे हो गई, एक्सरे जो हो गई, ये जितनी भी आपने रेज देखी हैं, सबके सब एग्जांपल हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो अ वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप इसी बात को नोट करें साथ में स्क्रीन को पॉज कर करके, ठीक है। लिखते रहें साथ साथ, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज़ अ वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इसका जो खोज की थी वो किसने की थी, साइंटिस्ट मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने, इसने की थी जॉन मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब जितने भी पार्टिकल होते हैं, जितने भी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, उनके पास दो नेचर होते हैं। एक होता है वेव नेचर, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इनके दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। कुछ फिनोमेना होते हैं हम सिर्फ तब एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर माने। वेव नेचर मतलब जैसा अभी मैंने आपको दिखाया कि ये वेव की तरह ट्रैवल करती है। देखो, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव की तरह चलती है, कुछ मानते हैं पार्टिकल की तरह चलती है। पहले हम वेव के बारे में जान लेते हैं। जो मानते हैं इसको वेव की तरह चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है ये समझने की कोशिश करो, बस ऊपर से बताऊंगा क्योंकि पूरा का पूरा 12th आपका फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में है इस साल के वेव्स में, ठीक है। और डिफ्रैक्शन है ऑप्टिक्स में 12th क्लास की फिजिक्स में। तो अभी बस जानने की कोशिश करो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। इंटरफेरेंस क्या होता है, कभी पानी में पत्थर मारा है, तो जब पानी में पत्थर मारते हैं तो वेव्स बन जाती हैं। दो जगह अलग अलग पत्थर मारो पानी में, तो जब दोनों की आपस में वेव्स आपस में टकराएंगी उसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। दो वेव्स का आपस में टकराना उसी को बोलेंगे क्या, इंटरफेरेंस। तो जब दो वेव्स आपस में टकराती हैं तब इंटरफेरेंस होता है। हम इंटरफेरेंस कब एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब हम माने कि हर एनर्जी या रेडिएशन का नेचर कौन सा होता है, वेव। ऐसे ही होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है समझने की कोशिश करो। अगर एक बंद कमरा है और उसमें एक हल्का सा छेद हो रखा है जिससे थोड़ी सी लाइट एंटर कर रही है रूम के अंदर, वैसे आपने पढ़ा है लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर लाइट किसी छेद में से एक बिल्कुल अंधेरे वाले कमरे में आ रही हो तो वो क्या फैल जाती है चारों तरफ, मतलब कोने से डिस्पर्स कर जाती है इधर उधर, अपनी खुद की ज्योमेट्रिकल शैडो में पेनिट्रेट हो जाती है। तो अपनी खुद की ज्योमेट्रिकल शैडो में लाइट का आना, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्लियर है। ये दोनों टॉपिक्स आपको मतलब आगे जाके पढ़ने हैं, बाकी फिजिक्स में पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा भी ध्यान नहीं देंगे। अब इस पर आते हैं पार्टिकल नेचर पे। अगर हम मानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर वेव ना होके पार्टिकल है, तो उसके थ्रू हम ये कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज हम जानेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा क्योंकि दोनों ही अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इट इज़ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ फॉल्स अपॉन इट। ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की। ये मेटल है, इसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है सरफेस पे, ये बिल्कुल सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन मान लो, इसकी भी ना अपनी कोई वैल्यू है। ये एक मिनिमम एनर्जी इस पर गिरेगी तभी बाहर निकलेगा। देखो, अगर मैं यहाँ से कोई एनर्जी को गिराऊँ, सनलाइट की फॉर्म में गिरा दूँ, किसी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में गिरा दूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और बाहर निकल जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के एमिशन को मेटल के सरफेस से बाहर निकलने पर, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन अ सर्टेन एनर्जी, कोई सर्टेन एनर्जी की लाइट अगर इस पे आके गिरे और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास इसको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। मान लो इसको मिनिमम एनर्जी चाहिए, मान लो 10 जूल। कितनी एनर्जी चाहिए बेटा, 10 जूल।
अगर आपने 9 जूल एनर्जी गिराई यहाँ पे तो ये बाहर नहीं निकलेगा, 10 जूल गिराई तो जस्ट बाहर निकल के यहीं पे यहीं गिर जाएगा। और अगर 10 से ज़्यादा आपने मान लो 20 जूल गिरा दी तो ये बाहर तो निकलेगा ही, साथ में दौड़ेगा भी, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी आपने दी है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है किसी इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए, उसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। मैं साथ साथ इसकी डेफिनेशन रिपीट करता हूँ, आप एक एक करके सुन के लिखते रहिए। थ्रेशहोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी। The minimum energy required to just remove an electron from the surface of metal is called threshold energy। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, इस थ्रेशहोल्ड एनर्जी को मैं क्या यहाँ लिख देता हूँ साइड में, मैं इसको साइड में कहीं लिख के दिखा देता हूँ आपको पैरेलली। तो बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी का दूसरा नाम होता है वर्क फंक्शन। थ्रेशहोल्ड एनर्जी या तो वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इसको डिनोट करते हैं ई नॉट से, या तो डब्ल्यू नॉट से, या तो फाई नॉट से। कई अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिनोशन दिए हुए हैं, मैंने सारे ही बता दिए। तो ई नॉट, डब्ल्यू नॉट और फाई नॉट। क्लियर है? अच्छा, एक बात याद रखना, किसी भी वेव की जो एनर्जी होती है, एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के। तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से बनता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए, इसको लिखते हैं हम एच, यहाँ लिखते हैं न्यू। यहाँ तक की बात क्लियर है? ये जो एच होता है इसको एक कांस्टेंट बोलते हैं, इस कांस्टेंट का नाम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। क्लियर है? अब मैं कुछ बेसिक बातें आपको समझाना चाहता हूँ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग, पहले वो समझ लो फिर आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, जो वेव होती है वो कुछ ऐसी होती है। मान लो एक वेव है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऐसे जाती है। ये एक कंप्लीट वेव होती है। यहाँ से स्टार्ट होना, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वापस जाना, इसको बोलते हैं कंप्लीट वेव। एक्चुअली मैं इसको और डिस्क्रिप्शन में समझाना चाहता हूँ, लेकिन क्या, समझ ही लो। साइन का ग्राफ पढ़ा है आपने कभी? साइन 0 मिनिमम होता है, फिर मैक्सिमम 1 हो जाती है उसकी साइन 90 पे वैल्यू, फिर साइन 180 जब आता है तो वो 0 हो जाता है, फिर साइन 270 आता है तो -1 हो जाता है, फिर साइन 360 की वैल्यू 0 हो जाती है। कुछ ऐसा सुना है? सुना है तो ठीक, उससे रिलेट कर लें, नहीं तो फिर समझने की और कोशिश करें। ये एक जनरल वेव का ग्राफ है। एक वेव यहाँ से शुरू होती है, एक बार पीक तक जाती है, फिर मिनिमम पोजीशन पे आती है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर ऊपर का डायरेक्शन है पॉजिटिव मान लो तो नीचे का नेगेटिव, नीचे का डायरेक्शन है मैक्सिमम जाएगी और फिर मीन पोजीशन पे आ जाएगी। इन पोजीशंस को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सट्रीम। और जहाँ से वो स्टार्ट करता है अपनी बॉडी को, मोशन को, उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाना पॉजिटिव हाफ में, फिर वापस मीन पोजीशन पे आना, इसको हाफ साइकिल बोलेंगे। और फिर नेगेटिव पार्ट में मैक्सिमम जाना और फिर अपनी मीन पोजीशन पे आना है, इसको हाफ साइकिल फिर से बोलेंगे। तो हाफ और हाफ साइकिल मिलके कंप्लीट साइकिल बनाती हैं वेव की। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये जो लेंथ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसी को बोलते हैं हम वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? वेव लेंथ। इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। लैम्डा लिख के देखो स्पेलिंग, LAMBDA, ये लैम्डा की स्पेलिंग होती है, लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज़ वेवलेंथ? द डिस्टेंस या द लेंथ ऑफ ए वेव। एक वेव की जो लेंथ है उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ये हो गई वेवलेंथ आपकी। अगर मैं इस वेव को आगे कंटिन्यू कर रहा होता, मान लो बिल्कुल ऐसे ही आगे कंटिन्यू कर देता, ये एक्स्ट्रा वेव हो जाती। पहले एक बात याद रखो, ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। जो ऊपर वाले पोर्शन का ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ।
तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करता, मैं इस पूरे डिस्टेंस को 360 में डिवाइड करूँगा। 360 मतलब 360। यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 180, तो ये कितना हो जाएगा 180, और इस 180 को भी आधे दो हिस्सों में तोड़ना चाहूँगा तो 90 में टूटेगा। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो क्या मैं इस पूरी एक वेव को 360 के सर्कल के बराबर मान सकता हूँ? क्या हम एक सर्कल को 4 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं? 90 90 90 90 90 90 90 4 बार, इन चारों का कॉम्बिनेशन इस सर्कल बना, ऐसे ये वेव बनी। हमने क्या करा, 0 से लेके 360 तक के डिस्टेंस को वेवलेंथ माना। अब मैं यहाँ 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ 90, और इधर भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ 90, ठीक है। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो अगर मैं किसी, इस ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले को बोलते थे ट्रफ। तो अगर मैं एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट का डिस्टेंस नाप लूँ तो वो भी किसके बराबर होगा, वेवलेंथ के बराबर। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बातें सुनते जा रहे हैं, हर बात को बीच में हर जगह पे स्क्रीन को पॉज करके पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लो, ताकि आपकी एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती रहे। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि मैं सिर्फ बोल देता हूँ, फिर वो लिखने में दिक्कत होगी। तो साथ में स्क्रीन को पॉज करते रहो, लिखते रहो बैठ के, ठीक है। तो जो दो क्रेस्ट का डिस्टेंस होता है वो भी वेवलेंथ होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं एक दो ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है उसको भी बोलते हैं क्या, वेवलेंथ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी किसके बराबर होगा, हमारा लैम्डा के बराबर ही होगा, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक। अब एक क्रेस्ट की जो मैक्सिमम ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ अ ट्रफ, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो अगर आपसे कोई एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन पूछने लगा, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन बताओ, इसको ऐसे समझो। देखो इन चीज़ को मैं आपके लिए थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ। झूला है कभी, या पेंडुलम देखा है कभी, ये पेंडुलम है। पेंडुलम को हल्का सा हिला दो, वो इस तरफ जाएगा, यहाँ तक पहुँच गया मान लो, फिर वो यहाँ मेन पोजीशन पे आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, यहाँ तक ऊपर गया, और ऐसे ऐसे आपस में झूलता रहेगा। पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन छोड़ के अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया। एक्सट्रीम पोजीशन वो जिससे आगे नहीं जा सकता वो, फिर एक्सट्रीम से वापस मेन पे आया। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इसके इधर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पहले पॉजिटिव हाफ में अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर अपनी मेन पोजीशन पे आया, फिर नेगेटिव हाफ में एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और अपनी मेन पोजीशन पे आया। ऐसे ही साइन का ग्राफ, पहले पॉजिटिव हाफ में अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर मेन पोजीशन पे आया, फिर नेगेटिव पोजीशन में मैक्सिमम गया, नेगेटिव में मैक्सिमम गया, और फिर मेन पोजीशन पे आ गया, ठीक है। मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो भी डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या हम इसको भी 360 से कंपेयर करें, मान लेते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक जाना 90 डिग्री के बराबर है, तो वापस आना 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जाना, फिर 190 डिग्री ऐड कर दोगे तो क्या 270 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक वापस आना 360 डिग्री हो जाएगा। तो एक ऑसिलेशन को, इसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं, एक ऑसिलेशन को हम 360 से कंपेयर कर सकते हैं, 360 डिग्री से। क्लियर है। अब एम्पलीट्यूड की बात तो क्लियर हो गई। मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। देखो यहाँ पे मेन पोजीशन ये थी और एक्सट्रीम पोजीशन ये थी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मीन और एक्सट्रीम के बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड आपको क्लियर हुआ, वेवलेंथ आपको क्लियर हुआ। अब बचती है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई, फिर वापस आई, फिर इधर गई, फिर वापस आई, इसको बोलते थे एक ऑसिलेशन या 360 डिग्री का चक्कर पूरा होना। एक सेकंड में ये पेंडुलम कितने ऐसे चक्कर पूरे कर सकता है, या बॉडी, मान लो एक बॉडी ना यहाँ से चलना शुरू करती है और यहाँ चक्कर काट के आ जाती है, मान लो कुछ टाइम टी में, एक सेकंड में ये कितने ऐसे चक्कर कंप्लीट कर सकती है, कितने रोटेशन कर सकती है, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बाइक चल रही है या गाड़ी चल रही है, एक सेकंड में उसका टायर कितनी बार रोटेट हो सकता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की अगर मुझे डेफिनेशन लिखवानी पड़े तो क्या वो द नंबर ऑफ़ रोटेशन पर सेकेंड हो जाएगा, नंबर ऑफ़ रोटेशन पर सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने रोटेशन हो गए उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब आप एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक हमने 360 माना था, तो एक सेकंड में ऐसी कितनी वेव इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएंगी, उसी को बोलेंगे वेव की फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे,
वेव की फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में ऐसी कितनी सारी वेव, यहाँ तक वेव पहुँची, फिर यही वेव आगे चलना शुरू कर देती है, फिर और आगे चलना शुरू कर देती है। इस पॉइंट को 1 सेकंड में कितनी वेव्स क्रॉस कर रही हैं, कम्प्लीटली क्रॉस कर रही हैं, उसी को बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स होती है हर्ट्ज़, आपने सुना तो होगा, लेकिन आज और ज़्यादा जान लो इसके बारे में। हर्ट्ज़ को बोलते हैं साइकिल पर सेकंड, CPS। एक साइकिल मतलब एक चक्कर, 1 सेकंड में कितने चक्कर, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में कितनी साइकिल्स, कितने चक्कर लगा दिए, इसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इन सब में एक रिलेशन होता है। एक रिलेशन आप याद रखेंगे, C = न्यू लैम्डा। क्या ये आया कहाँ से? जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? लैम्डा के। लैम्डा था वेवलेंथ, ये इसको न्यू बोलते हैं असली में, इसको न्यू से बोला जाता है, डिनोट किया जाता है, और ये होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, उसको बोलते हैं C। यहाँ पर जो C है वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। डन, ओके। तो ये वाली बात आ गई समझ में। यहाँ से लैम्डा की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या C = न्यू लैम्डा हो जाएगा। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये वेवलेंथ है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ तक की बात सारी क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई। अच्छा, अगर मैं बात करूँ किसी भी वेव की, मान लो वायलेट हो गया, इंडिको हो गया, हमने ऐसे पढ़ा है आप लोगों ने बचपन से वेव की। और मुझे बताओ एक बात, ऊपर की तरफ जाते जाते, वायलेट से लेकर रेड की तरफ जाते जाते, क्या लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही थी? और अगर लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पक्का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्लैंक। क्या था? प्लैंक। उसने बताया किसी भी वेव की, रेड कलर हो, ग्रीन कलर हो, ब्लू कलर हो, उनकी जो एनर्जी होती है खुद की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के उसने एक लगाया कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं H, फिर यहाँ लिख दिया न्यू। इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ प्लैंक्स अपोस्ट्रोफी एस लगा के कांस्टेंट लिख देना, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10, यहाँ लिख देता हूँ 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये एनर्जी होती है, यूनिट, इसकी प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट वैल्यू होती है। तो एनर्जी = H न्यू। न्यू को अभी हमने फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, न्यू को हम लिख सकते हैं C/λ, तो हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी का HC/λ। इस फार्मूले के बेसिस पे NCERT में आपको काफ़ी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग साथ साथ उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी साथ साथ होती रहे। जो भी कोई डाउट्स होता है आप डिस्क्रिप्शन में या फिर जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब पे, उसी में डाल दें, ठीक है। या तो फिर कभी कभी एक काम करा करें, जब आपके बहुत सारे डाउट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको एक पेपर पे लिख के, ऐसे नहीं कि बार बार आप ग्रुप पे मैसेज करेंगे कभी भी, लेकिन अगर आपके डाउट्स होते हैं तो उनको ग्रुप पे लिख के, एक पेपर पे लिख के, फ़ोटो खींच के उसको एक दिन ही इकट्ठा डाल देना। सारे डाउट्स में डाउट नंबर 1, डाउट नंबर 2, डाउट नंबर 3, डाउट नंबर 4 ऐसे डाल के एक पूरा पेज पे लिखो और फिर उसकी फ़ोटो खींच के डालो, जिससे मुझे पता लगे आपको डाउट्स क्या हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में या तो किसी मतलब सॉल्यूशन के थ्रू उसी को मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कम्युनिकेशन ख़राब दौर चल रहा है तो हमें अपना कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ की पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ेगी, पढ़ने की, पढ़ाने की, ठीक है। और अपने आप को सेफ रखें। चलो आगे की बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आगे दें। तो आखिरी में फॉर्मूला याद रखना बस ये वाला, E = H न्यू वाला और HC/λ वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको समझाया था, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मान लो इसको 10 जूल एनर्जी चाहिए थी, लेकिन इस पर आपने जो डाली है वो डाली है कितनी एनर्जी? 20 जूल। अगर आप जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा की एनर्जी डालेंगे तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर कूदेगा। तो जो टोटल एनर्जी थी, मैं इसको लिख देता हूँ, आपने जो डाली थी 20 जूल, इसको लिख दिया हमने E टोटल। ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। ये तो था आपका वर्क फंक्शन, ये तो था आपका वर्क फंक्शन E0 या W0 या φ0 से D0 भी करते हैं इसको। साथ में ये हो गया काइनेटिक एनर्जी हो गया। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो क्या मैं इसको उठा के उधर माइनस में ले जाऊँ?
तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ी तो वो हो जाएगा हमारा E माइनस ई नॉट के बराबर। अभी अभी आपने पढ़ा E की वैल्यू जो होती है वो एच न्यू होती है। क्या होती है? एच न्यू। और ई नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है एच न्यू नॉट। देखो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे वो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसकी भी डेफिनेशन समझाऊंगा, पहले फार्मूला डायरेक्ट कर लेते हैं। बताओ, यहाँ से हमारा जो नेट एनर्जी का फार्मूला है, हमने ई को उठा के लिख दिया एच न्यू, ई नॉट को लिख दिया एच न्यू नॉट, इसको लिखा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ई माइनस ई नॉट है और इसको लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया एज इट इज़। एच एच दोनों में कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू नॉट हमने यहाँ लिख दिया। न्यू को लिख सकते थे फर्दर हम सी बाय लैम्डा। सी था यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से सी को कॉमन लिया, 1/λ माइनस 1/λ नॉट यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक की पूरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई आपको? ये काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम फार्मूला है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपसे कोई ग्राफ बनवाने को बोले कि बताओ काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वैरी करेगी, तो अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किससे? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जिस क्वांटिटी को हम चेंज करते हैं उसको एक्स एक्सिस पे रखते हैं, जो हमारे चेंज करने की वजह से खुद चेंज होती रहती है उसको वाई एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है। और देखो इक्वेशन होती है y = mx + c। ये y x आपको पता है, यहाँ पे वो क्वांटिटी रखेंगे, यहाँ पे x पे रखेंगे जो हम चेंज करेंगे, जो खुद चेंज हो जाएगी x को चेंज करने की वजह से, वो y पे रखेंगे, इस वाले एक्सिस पे रख देंगे। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप। स्लोप क्या होता है? मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींची, तो y एक्सिस और इसके बीच में अगर आपको किसी भी टाइम पे ये वाला एंगल निकालना है, इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है? क्या अगर मुझे यहाँ पे tan थीटा लेना पड़े, tan थीटा, मान लो यहाँ तक की वैल्यू जो थी इतनी, ये तो थी x और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू थी बेटा y, तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इस ट्रायंगल के अंदर, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan का, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर है वो सामने वाली साइड है, क्या वो y के बराबर है? बिल्कुल। और जो बेस है ट्रायंगल का वो x के बराबर है, तो जो tan थीटा होता है वो y/x होता है। इसी को बोलते हैं हम स्लोप। क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप, ठीक है। इस वाले एक्सिस इक्वेशन में y = mx + c, x के साथ हम क्या लिखते हैं? स्लोप। और c क्या होता है? इंटरसेप्ट। देखो इस वाले ग्राफ में इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है। अगर ग्राफ बिल्कुल ओरिजिन से शुरू होता है तो इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। अगर यहाँ +c कोई ना कोई वैल्यू दी होती तो हम ये ग्राफ को ऊपर उठा के लिखते। ये देखो, इसको हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे। अगर ग्राफ की वैल्यू c की वैल्यू पॉजिटिव हो, क्या हो? इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है। मैं आपको कुछ बातें ग्राफ के बारे में समझा देता हूँ। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव हो और स्लोप की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, स्लोप की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, तो ग्राफ जाएगा ऊपर की तरफ। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन स्लोप नेगेटिव है, क्या है? स्लोप नेगेटिव, तो ग्राफ होगा तो ऊपर से ही शुरू लेकिन वो नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर है? तो इंटरसेप्ट क्या होता है? ओरिजिन से जो दूरी होती है, ओरिजिन से जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर हम इस वाली इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारी y, ये हो जाएगा m, इसको यहाँ से लिखते हैं, ये y, ये m हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये पूरा का पूरा इंटरसेप्ट हो जाएगा c। इस वाले इक्वेशन का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। इधर हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी, इधर लिख दिया हमने फ्रीक्वेंसी, लिखा एक तरफ काइनेटिक एनर्जी तो एक तरफ फ्रीक्वेंसी। स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर जाएगा। साथ में इंटरसेप्ट का जो सी वाला पार्ट है वो नेगेटिव है, पक्का ग्राफ कहाँ जाएगा? वो ग्राफ नीचे से शुरू होगा। स्लोप पॉजिटिव है तो tan थीटा की वैल्यू हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ जो इंटरसेप्ट की वैल्यू निकल के आएगी वो इंटरसेप्ट ये वाला होता है, ओरिजिन से दूरी। सी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी h न्यू नॉट। क्लियर है? ये इंटरसेप्ट हो गया, क्लियर होगी बात। और स्लोप क्या होगा बेटा? यहाँ पे जो भी
एम की जगह आ रहा है, दैट इज़ एच। तो एम की वैल्यू किसके बराबर है, एच के बराबर ही होगी आपका स्लोप। तो प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ तक आपके सारे डाउट्स मेरे हिसाब से क्लियर हो चुके हैं, और यही आपका पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपको दिया हुआ है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन, नहीं छोड़ो इसको, ये फिज़िक्स में समझाया जाएगा, अब इतने के लिए रखो। और साथ साथ इसके न्यूमेरिकल करना, ठीक है। इसके बारे में प्रदीप फंडामेंटल अगर जिसके पास अवेलेबल है, उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्लस एनसीईआरटी। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, मैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में डाल दूँगा, तो आप उसको साथ साथ करते रहना, ठीक है। तो आई होप नेक्स्ट क्लास में आप ये सब पूरा करके बैठोगे तो और ज़्यादा अगली क्लास में समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हमारा लेक्चर रहेगा एमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है उसके बारे में पढ़ूंगा। तो मेरे हिसाब से अगले 2 लेक्चर्स में आपका ये सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय।